Hello everyone, this is Yashvardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning point. And as you all know that we are going to learn many concepts related to your examinations और हम लोग नाउन लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और जिसमें हम लोग 5 वीडियो नाउन एंड नंबर की कवर कर चुके हैं। नाउन एंड नंबर पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 5 वीडियो में। आज आपको उसका लास्ट हम लोगों ने जो वीडियो डाली थी वो उसमें नाउन एंड नंबर का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नाउन में कम से कम 3 चैप्टर्स होते हैं, नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नाउन एंड केस। चलिए पेन और बुक ले लीजिए और अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं। नाउन और केस में अगर हम बात करें तो केस क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। So the topic was noun और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर, लेकिन आज जो टॉपिक है नाउन में वो है आपका केस। केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, द्वारा वगैरह, वैसे ही अंग्रेजी में भी केस होते हैं। और इन केस की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से केस होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको आप लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हो। तो नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करें तो नॉमिनेटिव केस में आ जाता है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। और कोई भी अगर किसी का नाम है तो वो भी नॉमिनेटिव केस में आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वैसे नाम तो होता है ऑब्जेक्टिव केस भी हो जाएगा, लेकिन इनके अलावा इनकी अगर हम बात करें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह, तो ये किस में आते हैं, नॉमिनेटिव केस में। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है आपका आई का मी, वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है आपका यू, ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो ये इसके हो जाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस। बात करें अगर इसमें तीसरे पॉइंट की तो वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें इसमें तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का होता है आर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, शी का होता है हर, इट का इट्स और दे का होता है देयर। ये होते हैं इसके पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे, पहले थोड़ा लिख लीजिए। तो बात करें अगर चौथे काइंड की तो वो होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन में आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन, वी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर, आवर्स सॉरी, और इसका होता है यू का योर्स, ही का हिज, शी का होता है हर्स और इट का होता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो यहां पर होता नहीं है, यानी इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। क्लियर। और दे का आप जानते हो क्या होता है, दे का जो होता है वो होता है देयर्स। दे का पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है देयर्स। तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस समझते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोले जाते हैं या पजेसिव प्रोनाउन क्यों बोले जाते हैं, ये आपको समझना है। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज हिज कार, और एक सेंटेंस लिखा जाए दिस कार इज हिज। इन दोनों सेंटेंस में वर्ड कॉमन है, वो क्या है, हिज। लेकिन आप समझिए पहला जो हिज दे रखा है इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार लगा हुआ है। कार क्या है, नाउन है। और ऐसे वर्ड जो नाउन की विशेषता बताते हैं, देखिए पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव का मतलब होता है रिलेशन शो करने वाला। यानी अगर मैं कहता हूं आई पजेस दिस पेन, मतलब आई हैव दिस पेन या दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो वहां पर आपको समझना है कि यह कार जो पोजीशन दिखा रहा है, भाई यह कार किसकी है, उसकी है। तो एक तो पोजीशन दिखा रहा है, दूसरा नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और ऐसा वर्ड जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में जरूर होता है लेकिन होता क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड आ रहा है ये अकेला यूज हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर अकेला वर्ड यूज हो रहा है तो इसे आप पजेसिव प्रोनाउन बोलोगे, और इसके साथ अगर नाउन लगा हुआ है तो पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, ये सारे वर्ड नाउन के साथ यूज होते हैं, यानी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंटेंस लेते हैं, दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स, और लिखा जाए दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक्स आर योर्स। तो आप देखिए यहां पर योर है और यहां पर योर्स है। यहां जो योर आ रहा है ये क्या है, नाउन है बुक, और बुक को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो योर दे रखा है ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो आप लोगों को समझना यह है कि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अगर एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा या सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ जरूर लगा होगा क्या, नाउन। अगर नाउन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव आपके समझ में आया? ये थोड़ी बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एपिस्ट्रॉफी विद एस। तो मिटा देता हूं मैं इसे। एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो चीजें आज हम कवर करेंगे। क्या आता है एग्जाम में, क्या आप लोगों को समझना है, वो सारी बातें। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी विद एस। आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, एपिस्ट्रॉफी विद एस। यानी अगर बात करें हम एपिस्ट्रॉफी विद एस की, तो एपिस्ट्रॉफी का एक तो मतलब एपिस्ट्रॉफी का संबोधन के लिए आता है, आप सभी जानते हो। जैसे आप लोगों ने एक 12th क्लास में पोएम पढ़ी होगी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, क्लियर। तो वो जो इंटरजेक्शन मार्क लगता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है वो एपिस्ट्रॉफी शो करता है। एक एपिस्ट्रॉफी जो होता है वो इस चिन्ह को भी बोलते हैं। ये जो एपिस्ट्रॉफी दे रखा है ये एपिस्ट्रॉफी दिखाता है रिलेशन। ये एपिस्ट्रॉफी दिखाता है क्या, रिलेशन। और रिलेशन में क्या, का, की और के। ये एपिस्ट्रॉफी रिलेशन दिखाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द बुक ऑफ राम हैज लॉस्ट, द बुक ऑफ राम हैज लॉस्ट, क्लियर। क्या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, राम्स बुक हैज लॉस्ट। सोचकर बताइए क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई सेंटेंस गलत है? बिल्कुल। आप समझिए यहां यूज कर रहे हैं हम लोग किसका, ऑफ का। ऑफ का यूज वैसे कई अर्थ में होता है, सिलेक्शन के अर्थ में भी होता है, ऑरिजिन के अर्थ में भी होता है, बीमारी से अगर डेथ होती है उसके अर्थ में भी होता है। लेकिन यहां जो ऑफ का यूज है वो किसके अर्थ में है, का, की, के, रिलेशन दिखाने के लिए। तो किसकी बुक, राम की बुक क्या हो गई, खो गई है। तो क्या यहां पर इसे ऐसे लिखा जा सकता है, राम्स बुक हैज लॉस्ट? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जो अर्थ यहां पर ऑफ रखे हुए हैं वही कौन रखे हुए हैं, एपिस्ट्रॉफी विद एस। कहने का मतलब यह है कि जहां ऑफ आ सकता है वहां एपिस्ट्रॉफी एस आ सकता है, यानी एपिस्ट्रॉफी एस इज इजीली रिप्लेसेबल टू ऑफ, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा समझना है इसे। अब हम बात करेंगे एग्जाम में क्या आता है, किस तरीके से पूछता है, और क्या क्या बातें हैं जो एपिस्ट्रॉफी एस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करें अगर एपिस्ट्रॉफी विद एस की, तो हमेशा याद रखिए एपिस्ट्रॉफी विद एस इज चीफली यूज्ड विद लिविंग बींग्स। हमेशा एपिस्ट्रॉफी विद एस जो आता है वो किसके साथ आता है, लिविंग बींग्स के साथ आता है। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि जो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हम करते हैं वो हमेशा किसके साथ करते हैं, लिविंग बींग्स के साथ करते हैं। लिविंग बींग्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। इसका यूज कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा आप इसमें यूज किसका कर सकते हो, तो अगर हम बात करें जैसे कि जितने भी नॉन लिविंग के साथ नहीं होता आप लोगों को पता है, इसके अलावा जितने भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों को पता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर कंसीडर्ड टू बी अ लिविंग बीइंग। जब बेजानदार चीजों को क्या मान लिया जाए, जानदार मान लिया जाए, क्लियर। द पेन इज माइटर देन सोर्ड,
पेन किससे ज़्यादा ताकतवर है? सोर्ड से ज़्यादा। या अगर हम कहें वी शुड अवॉइड, वी शुड वी शुड बोल सकते हैं आप अवॉइड बाय नेचर्स लॉ, तो नेचर्स लॉ को क्या करना चाहिए? माना जाना चाहिए। क्लियर? तो जहां पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कंसीडर टू बी अ लिविंग बीइंग, जब बेजानदार चीजों को क्या मान लिया जाता है? जानदार मान लिया जाता है। समझिए इस बात को। होता क्या है कि जितने भी हम लोग बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग सभी जानते हो मूव नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती। लेकिन जितने भी कवि वगैरह होते हैं, जितने भी लिटरेचर वाले कवि हैं, जैसे कि आपके वर्ड्सवर्थ जो लिटरेचर में नेचर के पुजारी बोले जाते हैं, तो उन्होंने नेचर्स पे, आप सभी ने पढ़ी होगी जो लूसी ग्रे वाली बुक, उनकी एक कविता है लूसी वाली। तो उन्होंने बताया कि लूसी किस तरीके से 3 साल अपने नेचर की गोद में खेली, पड़ी बड़ी। क्लियर? जो बड़ी हुई उसमें उसने किस तरीके से उसका विकास किया। तो एक इमेजिनेशन ही तो थी लूसी। उसने क्या किया कि जो लूसी थी, जो इमेजिनेशन थी, उसको क्या किया, एक उसने नेचर ने अपनी गोद में खिलाया। तो नेचर क्या किसी को गोद में खिला सकती है? भाई नेचर जो होती है, वैसे अगर साइंस को छोड़ दिया जाए तो लिटरेचर के माध्यम से नॉन लिविंग होती है, लेकिन उसको क्या मान लिया आपने? लिविंग बीइंग मान लिया। तो जब बेजानदार को क्या मान लिया जाता है? लिविंग बीइंग मान लिया जाता है। जितने भी आपके कवि वगैरह होते हैं, किसी झरने के पास बैठे तो झरने के ऊपर ही सारी कविताएं रच दी कि झरना गा रहा है, नाच रहा है। क्या झरना नाच गा सकता है? नहीं। लेकिन जब बेजानदार को क्या मान लिया जाता है? जानदार मान लिया जाता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं किसी से बोलूँ एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई थी। क्या देखा चिंता कैसी होती है? नहीं देखा। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन क्या चिंता बैठी हुई थी। यानी उसको नाउन कैसा मान लिया? उसे उसे ऐसा मान लिया जैसे ह्यूमन क्वालिटी उसको दे दी गई। क्लियर? तो उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है। आगे हम इसमें अगर बात करें पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बाद, तो इसके अलावा जितने भी ईडियम्स होते हैं, ईडियम्स होते हैं, क्लियर? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स बोलते हैं मुहावरों को, फ्रेजेस बोलते हैं वाक्यांश। तो इनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी हेवनली बॉडी होती है, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज जानते हैं आप लोग, जितने भी सन, मून, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है? हेवनली बॉडी। और हेवनली बॉडी से हेवनली बॉडी में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, क्वांटिटी, प्लेस, इन सभी के साथ भी आप लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हो। यानी आप लोगों को इतना पता चल गया कि लिविंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते, लेकिन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, इडियम फ्रेज के साथ कर सकते हो, जो हेवनली बॉडी है उनके साथ कर सकते हो, हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडीज, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, क्वांटिटी, प्लेस, इन सबके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है। नोट कीजिए, समझते हैं कैसे एग्जाम में आएगा, किस तरीके से पूछेगा, वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे इसमें। चलिए बिठा देता हूं मैं। चलिए समझते हैं। सेंटेंस लेते हैं। द कार्ट्स व्हील, द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन, द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। आगे लिखते हैं, लिखिएगा Ram's brother is ill, therefore he can't come. He can't come. Clear? Yeah. His home at a stone's throw from my home, his home at a stone's throw from my home। या सेंटेंस दिया जाए, the earth's atmosphere
is getting warmer, is getting warmer, warmer day by day, day by day. The Earth's atmosphere is getting warmer day by day. ऊपर लिख देते हैं कुछ, या दिया जाए your pen's nib is working smoothly. Your pen's nib is working smoothly. या दिया जाए duties call should be duties call should be listened to. Duties call should be listened to. या दिया जाए times march can't be tamed by anyone. Times march can't be tamed. इतना काफी है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच पार्ट हैज एन एरर, इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा 4 पार्ट्स में. तो चलिए समझते हैं. द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन. वर्ड क्या है? कार्ट्स व्हील. कार्ट क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग है. कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, और गाड़ी कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है. तो क्या गाड़ी के पहिए के लिए हम लोग लगा सकते हैं कार्ट्स व्हील? बिल्कुल नहीं लगा सकते. तो अगर हम इसमें पूछेंगे भाई पार्ट में एरर क्या है, पार्ट ए बी सी, तो बता देंगे किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता. तो अगर हम इसे सही लिखना चाहें तो सही क्या लिखेंगे? आप इसे सही लिखोगे यहां से द व्हील ऑफ कार्ट. क्या लिख सकते हो आप? द व्हील ऑफ कार्ट. देखिए ऑफ का यूज जो होता है रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है, और ऑफ का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है. तो यहां पर होना चाहिए द व्हील ऑफ कार्ट वॉज ब्रोकन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. राम्स ब्रदर इज इल देयरफॉर ही कांट कम. राम का भाई, किसका भाई? राम का भाई बीमार है इसलिए वह नहीं आ सकता. तो राम के साथ एपिस्ट्रॉफी आ सकता है क्योंकि राम क्या है? लिविंग है, और लिविंग के साथ हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं. तो सेंटेंस कैसा होगा? ये सही होगा. आगे बढ़ कह रहा है हिज होम एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम. उसका जो घर है मेरे घर से एक स्टोन्स थ्रो की दूरी पर है. एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ. क्लियर? एट वंस बिट सेंट. ये सारे जो होते हैं इडियम्स होते हैं. अगर मैं कहूं आप लोगों से एट अ स्टोन्स थ्रो के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पत्थर को कितना दूर फेंका जा सकता है? 100 मीटर, 150 मीटर, विच इज नॉट सो फार. दैट मीन्स वेरी नियर. मतलब इसका क्या होगा? एट अ स्टोन्स थ्रो का वेरी नियर. क्लियर? बहुत पास. तो उसका जो घर है बहुत पास है. किससे? मेरे घर से. तो यहां एक बात समझिए, एट अ स्टोन्स थ्रो की जब हम बात करते हैं तो एट अ स्टोन्स थ्रो यहां पर एक इडियम में मुहावरा, और मुहावरे में हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ कर अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग वार्मर डे बाई डे. पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या हो रहा है? दिन पर दिन गर्म हो रहा है. तो पृथ्वी कौन सा नाउन है यहां पर? नॉन लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ साथ मैंने आपको बताया था जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती है या हेवनली बॉडी होती है, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं आपके सारे, जितने भी अर्थ मून सन वगैरह, ये सारी चीजें ये कैसी होती है? सेलेस्टियल बॉडी है, और सेलेस्टियल बॉडी के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है. तो वहां पर सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा? सही होगा. आगे बढ़कर है योर पेन्स निब इज वर्किंग स्मूथली. तुम्हारी जो पेन की निब है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत स्मूथली चल रही है. क्लियर? तो आप एक बात समझिए, क्या पेन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस आ सकता है? नहीं आ सकता. तो अगर हम इसको सही लिखें तो ये होगा द निब ऑफ योर पेन. सही सेंटेंस क्या होगा? द निब ऑफ योर पेन इज वर्किंग स्मूथली. डायमंड क्लियर? जहां भी देखिए समझ में ना आए पूछ लीजिएगा. चीजें बहुत आसान है, टिपिकल नहीं है. हम लोग सेट भी करेंगे इसके बाद, लेकिन एक एक करके आप चीजों को समझिए. ड्यूटीज कॉल शुड बी लिसन टू. ड्यूटी की कॉल सुनी जानी चाहिए. जो कि कर्तव्य की पुकार है वो सुनी जानी चाहिए. क्या वाकई कर्तव्य पुकारता है? लेकिन बोला जाता है कर्तव्य पुकारता है, तो इसको क्या मान लिया आपने? लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं हम? लिविंग बीइंग. तो उसे क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स. और जब इसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मान लिया आप लोगों ने, तो इसके साथ आप लोग यूज करोगे एपिस्ट्रॉफी विद एस. तो एपिस्ट्रॉफी विद एस का यूज अगर हम करना चाहें इसके साथ तो कर सकते हैं. सेंटेंस कैसा है? सही है. आगे वर्ड कह रहा है टाइम्स मार्च कांट बी टेम्ड. जो समय की दौड़ है उसको कोई नहीं रोक सकता. समय एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन मैंने आपको बताया था टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, अमाउंट, क्वांटिटी, वेट, इनमें सभी में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज
कर सकते हैं रिलेशन दिखाने के लिए काकी के अर्थ में। तो ये सेंटेंस कैसा होगा, टाइम्स मार्च कहना एकदम क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, नोट कीजिए, आगे समझते हैं। एक पॉइंट और समझना है इसमें भी आपको, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे समझते हैं। हमेशा याद रखिए, कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सेम ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन हमेशा कैसे ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी अगर आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट का कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट से, और पजेसिव एडजेक्टिव का कर रहे हो तो पजेसिव एडजेक्टिव से। जैसे समझिए, अगर मैं ये कहूं माई होम इज बिगर, माई होम इज बिगर देन माई अंकल। एक सेंटेंस लिख दिया, माई होम इज बिगर देन माई अंकल, मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। ऑब्वियसली अंकल से तो बड़ा ही होगा, लेकिन आप कंपैरिजन कर किसका रहे हो, होम का, तो किससे करोगे, अंकल के होम से, ना कि अंकल से। अगर आप कंपैरिजन अपने घर का कर रहे हो तो अंकल के घर से ही तो करोगे। तो अगर हम सेंटेंस को सही करें, यानी अगर मान लो इसमें आपसे पूछा जाए एरर बताइए, पार्ट ए बी सी, तो किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है, सी में। क्लियर। सही सेंटेंस होना चाहिए क्या, माई होम इज बिगर, माई होम इज बिगर देन माई अंकल्स। माई होम इज बिगर देन माई अंकल्स, मेरा घर बड़ा है किससे, मेरे अंकल के घर से। तो अंकल के घर का कंपैरिजन कर रहे हो, कब कर रहे हो, जब अपने घर का कर रहे हो। तो अपने घर का कंपैरिजन किससे करोगे, अंकल के घर से। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अंकल्स होम, लेकिन इसे अनफुलफिल्ड स्पीच बोलते हैं। अगर आप पूरा भी नहीं लिखते, आप स्टॉपी ऐसे काम चल जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर एक्सपेंसिव, the hotels of Delhi are more expensive than Aligarh. The hotels of Delhi are more expensive than Aligarh. जो दिल्ली के होटल है वो ज़्यादा महंगे हैं किससे, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से महंगे, अलीगढ़ के होटल से महंगे। आप कंपैरिजन दिल्ली के होटल का कर रहे हो तो किससे करोगे, होटल से तो करोगे दिल्ली के। तो अगर दिल्ली का होटल से कर रहे हो तो किससे करोगे, अलीगढ़ के होटल से। तो अलीगढ़ के होटल से अगर कंपैरिजन करें दिल्ली के होटल्स का, तो यहाँ पर हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ होना चाहिए एपिस्ट्रॉफी विद एस। यानी अगर आप बोल रहे हो द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर एक्सपेंसिव देन अलीगढ़, क्लियर, अलीगढ़ के होटल से। तो कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम ऑब्जेक्ट्स। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे जाते हैं। इसके जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट के बाद। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई वर्ड आ रहा है जिसे हम बोलते हैं जेरेंट, GERUNT। देखिए जेरेंट क्या होता है, जेरेंट ING फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, जेरेंट। आपको याद ये रखना है कि अगर कोई जेरेंट आ रहा है, जेरेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, जब हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तब जानेंगे जेरेंट के बारे में। जेरेंट नाउन की तरह काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं वो सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के याद रखिए कि जेरेंट जो होता है वो क्या होता है, ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अगर कोई वर्ड दे रखा है जेरेंट, क्लियर, और यहां समझिए से, अगर कोई जेरेंट वर्ड दे रखा है और जेरेंट से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, जेरेंट से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो जेरेंट से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा पजेसिव केस में होगा। पीसी मतलब पजेसिव केस, और पजेसिव केस में भी क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। किस में होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में। अभी मैंने आपको बताया कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, क्लियर। तो ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर मैं कहता हूँ माई फ्रेंड का पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड का होगा माई फ्रेंड्स, एपिस्ट्रोफी एस।
अगर मैं कहूँ एनीबडी का बताइए तो आप कहेंगे एनीबडीज हो जाएगा। क्लियर? तो नाउन का एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं हम पजेसिव केस, बाकी होते ही है सारे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर जेरेंड से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा? पजेसिव केस में होगा। और पजेसिव केस में भी क्या? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम हैप्पी अबाउट यू गेटिंग द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। सेंटेंस है आई एम हैप्पी अबाउट यू गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। मैं खुश हूं किस बात पर? तुम्हारे फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने पर। मैं खुश हूं तुम्हारे फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने पर। तो देखिए होता क्या है, जनरली क्या होता है कि प्रेपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद हमें एक रूल और पढ़ा है हम लोगों ने कि किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो वो हमेशा किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे एक सेंटेंस समझ लेते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई, यू एंड आई। ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। क्लियर? इसमें प्रेपोजिशन देखिए क्या है, तो आप कहेंगे इसमें जो प्रेपोजिशन होगा वो क्या होगा? बिटवीन। बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस केस में रहता है? ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है, लेकिन आई का जो ऑब्जेक्ट होगा, भाई आई सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। तो प्रेपोजिशन के बाद ही तो आ रहा है यू या आई। तो प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्लियर? वर्ब के बाद भी हो, जैसे अगर मैं कहूं ही स्कॉल्डेड राहुल एंड शी। उसने डांटा किसको? राहुल को और उसे। उसने डांटा राहुल को और उसे। तो यहां पर ही हो जाएगा सब्जेक्ट, राहुल हो जाएगा वर्ब। और वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस में आता है? ऑब्जेक्ट केस में। तो राहुल क्या होगा? यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। भाई राहुल का ऑब्जेक्ट तो राहुल ही होगा। अब देखिए वर्ब के बाद शी भी आ रहा है, तो शी किस में होगा? हर। यानी हमें पता है कि किसी भी वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में रहता है। कब तक? जब तक उसके आगे जेरेंड ना दे रखा हो। अब देखो प्रेपोजिशन है ये, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में क्या दे रहा है? गेटिंग दे रहा है। और गेटिंग क्या होता है? जेरेंड होता है। गेटिंग क्या होता है? जेरेंड होता है। और अगर ये जेरेंड दे रखा है, आईएनजी फॉर्म दे रखा है, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। फिर ये रूल काम करेगा ये वाला कि जेरेंड से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस केस में रहता है? पजेसिव। और पजेसिव में भी क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर मैं इसे सही करना चाहूं इस सेंटेंस को, तो क्या सही होगा? आई एम हैप्पी अबाउट, तो यू की जगह होगा आपका योर। आई एम हैप्पी अबाउट योर गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। तुम्हारे प्राप्त करने पर। देखिए बोल क्या रहे हैं? तुम्हारे। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू का पजेसिव क्या होगा? योर होगा। क्लियर? तो सेंटेंस होगा आई एम हैप्पी अबाउट योर गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। डिड आई मीन क्लियर? टेक सम मोर एग्जांपल्स, नोट कर लीजिएगा इसे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलिए समझते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। द प्रिंसिपल appointed him being, the principal appointed him, या इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, the principal approved of him being appointed there. The principal approved of him being appointed there. कुछ और एग्जांपल लेते हैं। She doesn't like anybody
शी डजंट लाइक एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस। शी डजंट लाइक एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस। या एक और सेंटेंस लेते हैं, यू मस्ट ऑब्जेक्ट टू हिम coming late at night so in this way the sentences will be given in your examination and each sentence will be divided into 3 or 4 parts and you will be asked which part has an error. Part A, B, C, D, which is called no error. The first sentence says द प्रिंसिपल अप्रूव्ड ऑफ हिम बीइंग अपॉइंटेड देयर। प्रिंसिपल ने अप्रूव किया उसका अपॉइंट होना। देखिए यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, यहां तक सही था, लेकिन साथ में क्या आ गया, जेरेंड आ गया। और अगर जेरेंड आ गया तो जेरेंड से पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस केस में होता है, पजेसिव केस में। तो यहां हिम नहीं होगा, क्या होगा, हिज होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द प्रिंसिपल अप्रूव्ड ऑफ हिज बीइंग अपॉइंटेड देयर। प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया उसका अपॉइंट होना। तो ही के लिए, उसका के लिए अगर हम वर्ड लगाएं तो क्या आएगा, हिज आएगा। आगे बढ़ते हैं। शी डजंट लाइक एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस। उसे पसंद नहीं है इस तरीके से किसी का बातें करना। तो क्या वर्ड आ रहा है, लाइक इज अ वर्ब, और वर्ब के बाद कोई केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यहां तक सही है। लेकिन आगे क्या वर्ड है, टॉकिंग। टॉकिंग इज जेरेंड, और जेरेंड अगर आ गया इसमें तो जेरेंड से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस केस में आता है, पजेसिव केस में। तो किसी का बातें करना, किसी का बातें करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एपिस्ट्रॉफी विद एस लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा शी डजंट लाइक एनीबडी इज टॉकिंग नॉनसेंस। डिड आई मीन क्लियर? नेक्स्ट, यू मस्ट ऑब्जेक्ट टू हिम कमिंग लेट एट नाइट। बिल्कुल क्या आएगा, कमिंग जेरेंड है, जेरेंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन किस केस में आता है, पजेसिव केस में। तो क्या हो जाएगा, हिज। तो सेंटेंस होगा यू मस्ट ऑब्जेक्ट टू हिज कमिंग लेट एट नाइट। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें कर पा रहे होगे आप लोग, नोट कीजिए, आगे समझते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो समझिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप लोगों को डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। नहीं तो सारी चीज़ें सही चल ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड, अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है हिजिंग साउंड। अब ये हिजिंग साउंड क्या होता है समझिए। आप सभी जानते हैं किस रेप्टाइल का साउंड होता है हिजिंग, स्नेक का। और ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एस एच आता है, सी एच आता है, एस एस आता है, क्लियर, या ओ एक्स आ जाए, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हिजिंग साउंड। अब ये मैं हिजिंग साउंड क्यों बता रहा हूँ, होता क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड आपको दे रखा है कोई भी, मैन, MAN, क्लियर, उसका प्लूरल MEN, मैन हो गया, ये तो साउंड एक ही दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ये बताया जाता है कि सिंगुलर के साथ एपिस्ट्रॉफी आता है, प्लूरल के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं विदाउट एस। लेकिन जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे बॉय है तो एपिस्ट्रॉफी एस आता है, लेकिन बॉयज बोलते हैं हम लोग तो एपिस्ट्रॉफी आता है विदाउट एस, प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अगर मैन का प्लूरल बनाते हैं जैसे MEN, तो साउंड वही है, हिजिंग साउंड नहीं आया इसमें, लेकिन उसमें दोनों में क्या लगेगा, एपिस्ट्रॉफी विद एस लगेगा। तो इन सारे चक्करों से बचने के लिए आप लोगों को याद रखना है क्या, हिजिंग साउंड। कोई भी ऐसा वर्ड चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा याद रखिएगा एपिस्ट्रॉफी विद, एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, एपिस्ट्रॉफी विदाउट एस, यानी ऐसा हिजिंग साउंड, कोई भी वर्ड हो जो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करे उसके साथ एपिस्ट्रॉफी आता है विदाउट एस, यानी केवल कॉमा आएगा, एपिस्ट्रॉफी एस का, एपिस्ट्रॉफी आएगा, केवल एस का यूज नहीं होगा। समझते हैं कैसे, जैसे एक सेंटेंस वर्ड लेते हैं, राहुल्स बैग, राहुल्स बैग वॉज स्टोलन। राहुल का बैग चुरा लिया गया। अब देखिए आप बोल क्या रहे हैं, राहुल, केवल इसको, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं, इसको क्या बोल रहे हो, राहुल। क्या हिजिंग साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा। एपिस्ट्रॉफी एस लग सकता है कि राहुल का बैग चुरा लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर राहुल की जगह मैं ये लिखूं दिनेश, DINESH, दिनेश बैग वॉज स्टोलन, तो क्या अब भी ये सही है, देख के बताइए।
लग रहा है ना सही सा, लेकिन है नहीं है सही। क्यों? क्योंकि हिजिंग साउंड आ रहा है। क्या वर्ड बोल रहे हो आप इसे? दिनेश, हिजिंग साउंड दे रहे हो, और हिजिंग साउंड दे रहे हो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि ऐसा आता है ये ऐसा आता है बीच में, उससे कोई आपको अंदाजा नहीं लगाना है। आप लोगों को याद रखना है कोई भी हिजिंग साउंड आ जाए किसी वर्ड के लास्ट में, उसमें केवल क्या आता है? एपिस्ट्रॉफी आता है विदाउट एस। तो क्या हो जाएगा इसमें? दिनेश बैग, एपिस्ट्रॉफी विदाउट एस, केवल एपिस्ट्रॉफी आएगा, चिन्ह आएगा, इसमें एस का यूज नहीं होगा। क्लियर? तो दिनेश बैग वॉज स्टोलन। राहुल सही था, राहुल वर्ड आ रहा था इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस लगा था, लेकिन दिनेश हिजिंग साउंड आ रहा है तो केवल क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रॉफी विदाउट एस। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बोला जाए अगर गणेश बुक इज मैटर वर्दी ऑफ नोट्स। गणेश बुक इज मैटर वर्दी ऑफ नोट्स, यानी गणेश की जो किताब है वो नोट्स बनाने लायक है। तो आप एक बात समझिए, क्या वर्ड आ रहा है? गणेश, हिजिंग साउंड आ रहा है, और हिजिंग साउंड आ रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको एरर में डिवाइड कर दूं, पार्ट ए बी सी, तो बता सकते हैं आप किस पार्ट में एरर है? बिल्कुल पार्ट ए में एरर है कि इसमें एस का यूज नहीं होगा, केवल क्या आएगा? एपिस्ट्रॉफी आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, Dickens' great expectations are popular, sorry, is popular among the reader. Dickens' great expectations is popular among the reader. तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और आपसे पूछा जाए विच पार्ट है जनरल, तो आप सभी जानते हो चार्ल्स डिकेंस जो वर्ड है, डिकेंस नाम में एस का यूज आ रहा है, डिकेंस हिजिंग साउंड आ रहा है, तो हिजिंग साउंड आ रहा है तो केवल क्या आना चाहिए? एपिस्ट्रॉफी आएगा विदाउट एस। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा? ए में। अगर मैं कहता हूं जीसस सेक, तो क्या वर्ड आ रहा है? जीसस, हिजिंग साउंड आ रहा है, क्या आएगा? केवल एपिस्ट्रॉफी विदाउट एस। या अगर मैं कहता हूं मेंस कार्स, या बोला जाए मेंस कार्स, सोच के बताइए विच वन शुड बी इनएप्रोप्रिएट, कौन सा गलत है इसमें? तो आप कहेंगे इस वर्ड को हम अगर बोलें तो हम बोलेंगे क्या? मैन। इस वर्ड को अगर हम बोलें तो इसे क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। तो आप एक बात समझिए, जब दोनों को ही मैन बोलेंगे तो हिजिंग साउंड तो किसी में नहीं आ रहा, और हिजिंग साउंड नहीं आ रहा तो एपिस्ट्रॉफी एस इसमें भी सही है और एपिस्ट्रॉफी एस इसमें भी सही है। यानी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना आपको देखना है हिजिंग साउंड किस में आ रहा है। क्लियर? जैसे अगर मैं कहूं बॉयज पेन, और बोला जाए बॉयज पेन्स, तो आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, आपको ये देखना वर्ड क्या दे रखा है? बॉय। क्या वर्ड है? बॉय। हिजिंग साउंड नहीं आ रहा है, एपिस्ट्रॉफी ऐसा आ सकता है, सेंटेंस कैसा है? सही है वर्ड। आगे कह रहा है बॉयज पेन्स, हिजिंग साउंड आ रहा है ऑलरेडी, और हिजिंग साउंड आ रहा है तो एस का यूज नहीं होगा। बात समझ में आप? यानी हिजिंग साउंड आना चाहिए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर हिजिंग साउंड आ रहा है तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं विदाउट एस। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, आगे समझते हैं। बहुत सरल से कॉन्सेप्ट है, आप धीरे धीरे चीज़ों को कवर कीजिए। बुक लेकर बैठिए, जो भी डाउट है वो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बोलते हैं समास को। क्लियर? समास जानते हैं आप, दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर के नया वर्ड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं समास। तो कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन जैसे कि वर्ड आता है मदर इन लॉ। क्लियर? तो मदर इन लॉ ये तीन अलग अलग वर्ड है, लेकिन तीनों वर्ड मिलकर एक ही वर्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपाउंड नाउन। कोई भी हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ वगैरह। क्लियर? तो ये जितने भी वर्ड होते हैं, और भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन
लॉ, क्लियर। डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इसके अलावा भी वर्ड जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, क्लियर। या आप इसे बोल सकते हो मेजर जनरल, मेजर जनरल। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, आपको याद ये रखना है कि जो एपिस्ट्रॉफी एस लगता है इनमें, जो आप इनका पोजीशन दिखाओगे, जो एपिस्ट्रॉफी एस दिखाओगे, वो दिखाओगे किसके साथ? लास्ट वाले एलिमेंट, यानी लास्ट वर्ड के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज आप लोग करोगे। एपिस्ट्रॉफी विद एस जो आएगा वो किसके साथ आएगा? लास्ट वाले वर्ड के साथ, क्लियर। यानी लॉ में लगेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे ये सारे वर्ड जो हैं लॉ वाले, क्लियर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में तो एस जो लगेगा वो बाद में लगेगा, अटॉर्नी जनरल में एस पहले लगता है, क्लियर। एक ये वाला वर्ड याद रखिएगा, बाकी सब में एस बाद में लगेगा। लेकिन समझिए कैसे, जैसे वर्ड है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब एपिस्ट्रॉफी एस तो हम लगाते हैं किसके लिए? संबंध दिखाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए इसका प्लूरल बनाना पड़ा हमें, इसका अगर हम क्या बनाए? प्लूरल नाउन। तो अगर आप प्लूरल नाउन बनाते हो ब्रदर इन लॉ का, तो जो एस लगाओगे फिर वो पहले एलिमेंट में लगाओगे। जैसे ब्रदर इन लॉ का हम प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा क्या? ब्रदर्स इन लॉ, क्लियर। तो प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन अगर आप इसी का एपिस्ट्रॉफी एस बनाओगे, पजेसिव केस बनाओगे, तो बनेगा क्या? ब्रदर इन लॉज। यानी एपिस्ट्रॉफी एस जो लगेगा वो लास्ट वाले एलिमेंट में लगेगा, और जो प्लूरल आप बनाओगे, प्लूरल जो बनेगा वो पहले एस उसमें लगेगा। किस किस वर्ड में? इन सारी वर्ड में। इनको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनमें एस और एपिस्ट्रॉफी एस हमेशा बाद में ही लगेगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए ना, समझते हैं कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारी बातें समझते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हिज फादर्स इन लॉ कार इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल टू लुक एट, टू लुक एट। या दिया जाए योर मदर्स इन लॉ, योर मदर्स इन लॉ साड़ी इज मच एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव। या दिया जाए आई वेंट टू अ फंक्शन, आई वेंट टू अ फंक्शन एंड meet your brother, brother in laws, brother in laws, क्लियर। तो फटाफट से देखिए इन सेंटेंस को, कैसे एग्जाम में आएगा वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। जैसे वर्ड पहला दे रखा है पार्ट ए बी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे पार्ट ये हो गया ए, और इसके बाद इसे बी कर लेते हैं, इसे सी, एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। तो सेंटेंस क्या कह रहा है? हिज फादर्स इन लॉ, हिज फादर्स इन लॉ कार इज ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब आप ये देखिए कि यहाँ संबंध बताया जा रहा है या किसी चीज की प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे हिज फादर्स इन लॉ कार, यानी फादर इन लॉ की क्या? कार। कार का रिलेशन बताया जा रहा है कि कार की रिलेशन, कार किसकी है? फादर इन लॉ की है। तो हिज फादर्स इन लॉ कार इज ब्यूटीफुल टू लुक एट, उसके फादर इन लॉ की जो कार है वो देखने में कैसी है? सुंदर है। तो आप एक बात समझिए, फादर इन लॉ कार, क्लियर। तो एपिस्ट्रॉफी एस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? इस एलिमेंट में। जबकि मैंने आपको बताया था कि इनमें जो एपिस्ट्रॉफी एस आएगा वो कहाँ आएगा? बिल्कुल लास्ट में आएगा, लॉ में लगेगा। तो यहां से एपिस्ट्रॉफी एस यहां का यूज नहीं होगा, यहां किस में यूज होगा? लॉज में। तो ये पार्ट किस में एरर हो जाएगा? ए में। यानी सेंटेंस होना चाहिए हिज फादर इन लॉज
लॉ एपिस्ट्रॉफी एस कार इज ब्यूटिफुल टू लुक एट। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। योर मदर्स इन लॉ साड़ी इज मच एक्सपेंसिव। तुम्हारी जो मदर इन लॉ है, जो सास है, उनकी साड़ी जो है वो कैसी है? साड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर जो साड़ी वर्ड आ रहा है, ये रिलेशन बताया जा रहा है किसका? मदर इन लॉ का। तो मदर इन लॉ में जब हम एपिस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे? लॉज में। क्लियर? आई वेंट टू अ फंक्शन, मैं एक फंक्शन गया एंड मीट योर ब्रदर इन लॉज, और किससे मिला? तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से मिला। अब यहाँ पर ब्रदर इन लॉ का किसी से रिलेशन तो बताया नहीं जा रहा। भाई तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से मिला वो बात सही है, लेकिन ब्रदर इन लॉ के साथ कोई चीज़ परिजन में तो नहीं लाई जा रही, और जब परिजन में नहीं लाई जा रही तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉज, जो प्लूरल 2 थे, 3 थे, 4 थे, उन लोगों से मिला। तो जब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाते हैं हम, तो ब्रदर इन लॉ नहीं होगा, क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर? जो एपिस्ट्रॉफी एस आएगा वो किस में आएगा? ब्रदर में आएगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आप बता सकते हैं किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया जाए सेंटेंस, आवर चीफ मिनिस्टर orders should be abide by abide by our chief minister's order should be abide by, यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके आदेश माने जाने चाहिए, आदेश माना जाना चाहिए। तो देखिए वर्ड क्या आ रहा है? चीफ मिनिस्टर, एपिस्ट्रॉफी एस लग रहा है, और किसके लिए लग रहा है? ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स किसके हैं? चीफ मिनिस्टर के हैं। तो जो एपिस्ट्रॉफी एस होना चाहिए वो यहां नहीं आएगा, कहां आएगा? चीफ मिनिस्टर्स, एपिस्ट्रॉफी एस आएगा मिनिस्टर के बाद। क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से हम इसे सही करेंगे एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर। लेकिन अगर मान लीजिए इसका प्लूरल होता, जैसे आई सॉ सम chief minister of different states I saw some chief ministers of different states, तो you will see that क्या वर्ड है? चीफ मिनिस्टर। क्लियर? तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अटॉर्नी जनरल वगैरह थे उनका प्लूरल बना रहे थे हम पहले एलिमेंट में एस लगाकर, इनका जब आप प्लूरल बनाओगे तो आप देखिए यहां पर प्लूरल जो बनेगा वो कहां लगेगा? एस मिनिस्टर के आगे ही लगेगा, यानी एपिस्ट्रॉफी एस बाद में लगता है, और इसमें जो एस लगेगा वो भी कैसे लगेगा? बाद में लगेगा। तो सेंटेंस क्या होगा? आई सॉ सम चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। डिड आई मीन क्लियर? तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। आप लोग चीज़ों को समझिए अच्छी तरीके से, और जो भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा। बशर्ते आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कैलेंडर का इंतजार मत कीजिए, एसएससी वगैरह या किसी एयरफोर्स वगैरह की डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आप लोग तैयारी जो है वो हमेशा शुरू से ही करनी चाहिए, पहले से ही करनी चाहिए, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर? चलिए पढ़िए अच्छे तरीके से, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।